नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लॉकडाउन स्टडी में। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो है एक ज्योग्राफी से रिलेटेड एक टॉपिक है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस। उसके ऊपर क्या है, आज हम थोड़ा गहराई से अध्ययन करने वाले हैं, क्योंकि आजकल के जो एग्जाम के पैटर्न है वो काफी डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनके अंतर क्या है या उनके मतलब अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच में संबंध क्या है, ध्रुवों की ओर जाने पे क्या होता है, ध्रुवों से नीचे की ओर जाने पे क्या होता है। ठीक है, तो इस सब चीजों का आज क्या है डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। और आगे वाली जो एग्जाम है उसमें से हो सकता है मे भी यहाँ से क्वेश्चन जरूर आए। अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो है टाइम से रिलेटेड होती हैं और स्थान भी बताती हैं। ठीक है, तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बता दूं जो दोनों ही रेखाओं के लिए कॉमन होगा, वो आज का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। देश व नगर की स्थिति का निर्धारण करते हैं। ठीक है, अक्षांश और जो देशांतर रेखाएं हैं वो किसी भी देश या किसी नगर की स्थिति का निर्धारण करते हैं। मतलब पृथ्वी में अगर कोई देश है या फिर कोई नगर है, कोई भी जगह है, उसको आपको लोकेट करना है तो आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे भारत की भी जो स्थिति होती है वो इतना डिग्री उत्तरी अक्षांश, इतना डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इस प्रकार से बताया जाता है। ठीक है, और किसी भी नगर हो गया उसकी भी आप जो लोकेशन आपको बतानी है तो आप क्या करेंगे, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का सहारा ले सकते हैं। दूसरी बात क्या बता रहा हूं मैं, ये रेखाएं काल्पनिक होती है। मतलब वास्तव में ऐसा कुछ पृथ्वी में नहीं है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं, रियल में ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक गणना के लिए या कहे कल्पना के द्वारा ही काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, बनाया गया है साइंटिस्ट के द्वारा। दूसरा देखिए, इनका निर्धारण कोणीय रूप में किया जाता है। ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है या फिर पूछा जा सकता है कि इनका निर्धारण कोणीय रूप में किया जाता है। कोणीय रूप क्या होता है, एंगल के फॉर्म में किया जाता है। 90 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये सब क्या एंगल के फॉर्म में क्या है, इन रेखाओं का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में बताता हूँ, अक्षांश जो है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री, ध्रुव लिखा है मैंने ब्रैकेट में, और देशांतर रेखाएं क्या 0 डिग्री से 180 डिग्री तक होती हैं। तो इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए एक डायग्राम मैं बताता हूँ आपको। यहाँ मैंने लाइन पॉइंट 1 लिख दिया है। जो पृथ्वी की जो मध्य से जो रेखा गुजरती है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ पृथ्वी की एक साइड गुजरेगी, वो ऐसे पूरा गोल होती है, पृथ्वी को पूरा गोल घेरे हुए होती है। ठीक है, तो ऐसे आपको एक व्यू दिख रहा है, ऐसे कर गोल पूरा एक व्यू होता है। ठीक है, तो ये जो भूमध्य रेखा जो है इसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, जो पृथ्वी के बीच से गुजरती है। ठीक है, भूमध्य रेखा या इसको विषुवत रेखा और इंग्लिश में कहते हैं इसको इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इस रेखा से ऊपर तक, जैसे ऊपर की ओर जाते हैं 90 डिग्री तक, यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री आएगा ऊपर आपका, जिसको नॉर्थ पोल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो रेखाएं हैं 0 डिग्री से लेके ध्रुव तक 90 डिग्री तक जाती हैं, वैसे ही 0 डिग्री से लेके साउथ पोल यहाँ भी है 90 डिग्री तक की ये रेखाएं जाती हैं। इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं, ये सभी क्या है, अक्षांश रेखाएं। इनकी आगे भी इनके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और जो देशांतर रेखाएं वो क्या है, जो ध्रुवों से मतलब पृथ्वी के पोल से जो पोल को मैच करती है उनको हम कहते हैं देशांतर रेखाएं, मतलब लॉन्गिट्यूड लाइंस। ठीक है, तो देशांतर रेखाएं का जो 0 डिग्री से लेकर के क्या कहती हैं, वो 180 डिग्री पूरा राउंड करती हैं पृथ्वी को। ठीक है, इधर से भी जाएंगे 180 डिग्री और उधर से भी जाएंगे, उसको मैं डिटेल में भी जब बताऊंगा तो समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अक्षांश रेखा 0 से 90 डिग्री, ध्रुव मतलब नॉर्थ भी और साउथ भी, और देशांतर रेखा कहा जाती है 0 से 180 डिग्री तक का। देखिए ग्रिड, एक वर्ड आता है ग्रिड आता है। ठीक है, मतलब दो अक्षांश रेखाओं और दो देशांतर रेखाओं के जो बीच का स्थान होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे ग्रिड की बात करूँ, 2 देशांतर रेखाएं हो गई और ये 2 अक्षांश रेखाएं हो गई। ठीक है, इनके बीच का जो पोर्शन होगा, यहाँ पे मैंने 2 बहुत लंबी अक्षांश रेखा ले लिया, कर्क रेखा को लिया, मतलब एक यहाँ से एक 0 डिग्री है, यहाँ जब मैं 1 डिग्री की बात करूँ, 1 डिग्री की जो अक्षांश रेखा होगा तो क्या होगा, ये ऐसे गुजरेगी, और ये जो ग्रिड होगा ये क्या होगा, एक ग्रिड होगा। 2 अक्षांश रेखाओं, ठीक है, और 2 देशांतर रेखाओं के जो बीच का स्थान होता है उसे हम ग्रिड कहते हैं। मैंने क्या कहा, 2 अक्षांश रेखाएं, 1 डिग्री 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ऊपर 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करके 90 डिग्री तक जाने वाली है, और 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य और 2 देशांतर रेखाओं के मध्य की जो भाग होता है, जो बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अक्षांश व देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, मतलब राइट एंगल बनाती हुई है। जैसे ये अक्षांश रेखाएं जो जा रही हैं और ऊपर से देशांतर रेखाएं आ रही हैं, तो प्रत्येक के बीच में यहाँ पे कोई रेखा एक दूसरे कट करेगी तो यहाँ पे 90 डिग्री बनने वाला है समकोण, यहाँ पर भी क्या समकोण बनने वाला है। जहां भी अक्षांश और देशांतर रेखाएं आपस में कट करेंगी वहां पे हर जगह क्या बनने वाला है, 90 डिग्री बनने वाला है। तो ये क्या था, कॉमन फैक्ट था अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच में। ठीक है, आप लोग को ये समझ में आया, जो पृथ्वी गोल घूमती है, मतलब समानांतर रेखाएं पूरे एक चक्कर लगाती हैं, गोल होती हैं, मध्य से जाती है। ठीक है, ऊपर नॉर्थ की ओर 90 डिग्री, नीचे ओर 90 डिग्री। ठीक है,
तो ये क्या अक्षांश रेखाएं हैं, और जो ध्रुव से ध्रुव को मिलाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अक्षांश रेखाओं को, पहले पढ़ते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? अक्षांश रेखाएं मतलब विषुवत रेखा जो है, जो इक्वेटर है उसको आधार मानते हैं, ठीक है, बेस मानते हुए पृथ्वी के केंद्र से, ठीक है, जो कोणीय दूरी जो मापी जाती है उसको क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे क्या, ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है, इसका ये सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ को आधार मानते हैं, मतलब 1 डिग्री इधर नाप सकता हूँ, जो हम लोग बचपन में चांदा से नापते थे, ऐसा रख करके गोल वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है चांदा कहते हैं, और यहाँ भी क्या मैंने माना, 1 डिग्री माना। तो क्या है, विषुवत रेखा को आधार मानकर पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर कोणीय दूरी जो मापी जाती है उसे क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। और समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। मतलब 1 डिग्री यहाँ है, 1 डिग्री यहाँ भी, इसको मिला देंगे। ये क्या है, सेकंड लाइन में लिखा हूं, मतलब 22.5 डिग्री है, ठीक है, 23.5 कर्क रेखा होती है, 23.5 है ना। तो जो 23.5 कर्क रेखा है वो क्या, इधर भी 23.5 है, इधर भी 23.5 को मिलाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। इसी प्रकार क्या है, ये उत्तरी अक्षांश भी जाते हैं और इस प्रकार दक्षिणी अक्षांश भी जाते हैं। ठीक है, इसमें लाइन देखिए, पहली लाइन में लिखा है सभी अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के समानांतर होती हैं। सभी अक्षांश रेखा मतलब ये जो अक्षांश रेखा है 0 डिग्री से ऊपर 1 डिग्री, यहाँ पे क्या है 23.5 डिग्री, ठीक है, यह है आपकी 60 डिग्री, ये है आपका 90 डिग्री। तो सभी जो अक्षांश रेखा है विषुवत रेखा क्या होती है, समानांतर होती है, मतलब पैरेलल होती है। एक दूसरे के समानांतर रेखाएं जो है एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, प्रति 1 डिग्री अक्षांशीय दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। प्रति 1 डिग्री मतलब ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और ये 1 डिग्री अक्षांश है, इनके बीच की जो दूरी होगी वो लगभग कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। 111 किलोमीटर, यहाँ पे 111 किलोमीटर है, यहाँ पे जो आते हैं अपन ध्रुव के पास थोड़ी सी और बढ़ जाती है। तो मतलब क्या है, 110.6 से विषुवत रेखा में क्या होती है, 110.6 से 111.7 के बीच में यहाँ तक के ये वेरी होते रहता है। तो यही क्या है, ये है प्रति 1 डिग्री अक्षांशीय दूरी। 1 डिग्री अक्षांश दूरी, ये है अक्षांश दूरी, ये ठीक है, 1 डिग्री के बीच का जो 1 डिग्री अक्षांश है उसके बीच की दूरी होती है उसे हम कहते हैं अक्षांश दूरी। नेक्स्ट देखिए, ध्रुवों की ओर जाने पर आकार घटता जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप बिल्कुल याद रखिए। देखो यहाँ पे क्या एक बड़ी सी रेखा है जो पृथ्वी गोल से लपेटे हुए है। जब ध्रुवों की ओर जाएंगे तो पृथ्वी गोल होती है, तो जो 90 डिग्री और जो ये रेखा है वो इस रेखा से क्या होती है, कम होती जाती है। तो ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं का आकार घटते जाता है, और जब 90 डिग्री पहुंच जाते हैं तो रेखा क्या होती है, एक बिंदु के आकार की हो जाती है। तो ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा है, एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि ध्रुवों की ओर जाने पर आकार जो है अक्षांश रेखाओं का वो घटता जाता है। ऐसा भी कह सकते हैं, ध्रुवों से विषुवत रेखा तक आने में जो अक्षांशों का जो आकार है, अक्षांश रेखाओं का जो आकार है या उनकी जो लंबाई है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रत्येक रेखा एक संपूर्ण वृत्त के रूप में होती है 90 डिग्री अक्षांश को छोड़कर। मैं अभी स्टार्टिंग से क्या बता रहा हूं, ये एक रेखा दिख रही है आपको, लेकिन जैसे एक बॉल होती है पृथ्वी, तो उसके चारों ओर से घेरी रहती है ऐसे। ठीक है, मेरे पास एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे एक बॉल है, ठीक है, ये एक बॉल है, अगर मैं इसको अक्षांश रेखा खींचनी है मेरे को सेंटर से, तो सेंटर से ऐसे खींचते हुए और मैं इसको पीछे से भी ऐसे लेके आऊंगा तो इसमें क्या होगा, पूरा ऐसे मार्जिन बन जाएगा सेंटर। तो ये क्या हो जाएगी, विषुवत रेखा हो जाएगी। विषुवत रेखा जो आपको सामने दिख रही है वो भी नहीं है, प्लस पीछे में भी क्या है, वो भी विषुवत रेखा है। तो वही ये लास्ट लाइन है, प्रत्येक रेखा एक संपूर्ण वृत्त होती है। प्रत्येक रेखा जो क्या होती है वो संपूर्ण होता है। ये भी एक गोला है, ये वाली भी एक गोला है, ये वाली भी एक गोला है, ऐसे करके ये पूरी गोल होती है, क्या है, अक्षांश रेखाएं। आगे देखिए, उत्तर की ओर उत्तरी अक्षांश रेखा और दक्षिण की ओर दक्षिणी अक्षांश रेखा। जैसे हम 0 डिग्री है, ये इसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। ये जो भूमध्य रेखा है ये पृथ्वी को है 2 समान भागों में डिवाइड करती है। ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और नीचे वाले को क्या कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। तो जब हम ऊपर की ओर लिखेंगे तो हमको ये लिखना पड़ेगा, साइड 23.5 अंश, जैसे मैं इसको लिखता हूं कर्क रेखा को, तो 23.5 अंश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश। तो उसी प्रकार जब मकर रेखा को मैं लिखूंगा तो 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश। मतलब हमको इसमें क्या करना पड़ता है, अक्षांश रेखाओं में उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश ऐसा लिखना पड़ता है। ठीक है, तो अगर उत्तर से जाएंगे तो उत्तरी अक्षांश में लिखाना पड़ेगा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश,
और जब दक्षिण की ओर जाएंगे मतलब 0 से जब नीचे की ओर जाएंगे इधर, तीसरा नंबर यहाँ पॉइंट में लिखा, मकर रेखा के लिए लिखा है 23.5 अंश, ऐसे लिखना पड़ेगा, 23 सही 1/2, 23.5 अंश, इसको क्या कहेंगे, दक्षिणी अक्षांश मतलब साउथ अक्षांश, ठीक है, साउथ में है, इसको क्या कहेंगे, दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। तो इस प्रकार से क्या है, ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। अब 3 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, उनको भी आपको मैं बता देता हूं। पहला क्या है, भूमध्य या विषुवत रेखा। तो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं यही क्या है, भूमध्य और विषुवत रेखा, हम इसे ही कहते हैं, ठीक है। तो आइए भूमध्य रेखा को थोड़ा डिटेल में देखते हैं और डिटेल में समझते हैं क्या होता है। तो देखो, जो पृथ्वी के जो मध्य से, ठीक है, जो लाइन जो जाती है, जो रेखा है, तो और ध्रुवों से क्या है, वो समान दूरी पर, मतलब यहाँ से भी उतना डिस्टेंस है और यहाँ से भी उतना डिस्टेंस है। तो ध्रुवों से समान दूरी पर पृथ्वी के बीचों बीच से खींची गई एक काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो मैंने क्या बताया, ध्रुवों से समान दूरी पर पृथ्वी के मध्य से खींची गई काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। इसको 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है, ठीक है। तो वही देखो, हमारा क्या भूमध्य रेखा देखते हैं, पहला क्या, ध्रुवों से समान दूरी पर स्थित क्या है, काल्पनिक रेखा। ये आपको एग्जाम में पूछा था, ऐसी कौन सी रेखा है जो ध्रुवों से समान दूरी पर स्थित होगी, तो वो क्या होगी, भूमध्य रेखा होगी, ना ही कर्क रेखा ना ही मकर रेखा, ध्रुवों से समान दूरी पर। बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें क्या, वार्षिक एवं दैनिक तापांतर बहुत कम होता है। एक्चुअली आप लोगों को पता होगा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश, मतलब 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांतर, ये मैंने लिखा दक्षिणी अक्षांतर को मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। तो आपको पता होगा जो सन है हमारा, जो सूर्य है, वो इसके और इसके बीच में ही क्या है, ऊपर नीचे वेरी करता है। तो उत्तरायण और दक्षिणायन यहीं से होता है, उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे क्या होता है उत्तरायण, क्या होता है दक्षिणायन, उसको हम बाद की वीडियो में देखेंगे। अभी मैं क्या बता रहा हूँ, तो सूर्य क्या है, यहाँ से यहाँ तक ही वेरी होता है, और सूर्य की जो किरणें हैं वो हमेशा क्या आती है, एकदम डायरेक्ट क्या है, भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। तो यहाँ पे दिन का जो तापांतर होता है, तापांतर मतलब ताप में अंतर, ठीक है, तो वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। दैनिक तापांतर, वार्षिक मतलब यहाँ पे ऑल टाइम क्या होती है, गर्मी बनी रहती है, ठीक है। और यहाँ पे दिन और रात की जो अवधि लगभग बराबर होती है, लगभग क्या होता है, ऑल टाइम वहां पे दिन और रात की अवधि बराबर होती है। और कोई भी शीत ऋतु मतलब ठंडी का जो सीजन होता है वो वहां पे इस रेखा पे आपको नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि यहाँ ऑल टाइम क्या 12 महीने सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। तो क्या नहीं होगा, वहां पर ठंडी नहीं होगी, और क्या होगा, दिन और रात की लगभग अवधि सब कुछ बराबर होता है वहां पर, और दैनिक तापांतर भी बहुत कम होगा। मतलब जो तापमान दिन में होगा वही तापमान वहां पे क्या होता है, रात में होता है। तो ये दैनिक तापांतर क्या होगा, बहुत ही कम होने वाला है। अब हम थोड़ी सी यहाँ पे और एक्स्ट्रा देखते हैं, इसमें ग्रेविटी की बात कर लेते हैं। ग्रेविटी मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण। तो इस जो रेखा है भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण जो होता है बहुत ही न्यूनतम होता है, मतलब बहुत ही कम होता है। वैसे ही जब हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो हमारा ग्रेविटेशनल भी क्या है, बढ़ता जाएगा। और जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल मतलब जो ध्रुव हो गए वहां पर जो है हमारा ग्रेविटेशनल जो है वो सबसे हाई रहता है। गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटी जो होती है वो पोल पर सबसे ज्यादा होती है और भूमध्य रेखा पे सबसे कम होती है, ठीक है। तो जो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्रुवों पर क्या होती है, सर्वाधिक होती है। अगर आपको ऐसा कहा जाए कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर से ध्रुवों की ओर जाने पर ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट होगा, तो ध्रुवों की ओर जब जाएंगे मतलब यहाँ से आप किधर जाएंगे, पोल के साइड जाएंगे तो आपकी ग्रेविटी बढ़ने वाली है और यहाँ पे सबसे कम ग्रेविटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये जो रेखा है वो पूरी पृथ्वी में कहां से कहां तक गुजरती है, तो एशिया महाद्वीप गुजरती है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। आप लोग मैप देखेंगे तो भूमध्य रेखा देखेंगे तो कहां कहां जाएगी, महाद्वीप की पर एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से क्या होती है, ये रेखा जो है वो होकर के गुजरती है। आगे देखिए, कांगो मतलब ये अफ्रीका महाद्वीप की बात हो रही है, वहां पे क्या है, कांगो या जायरे नदी है, वो क्या है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, मतलब ऐसे करके 2 बार वो कट करती है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो वो क्या कांगो या जायरे नदी है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और ये विक्टोरिया झील से होकर भी गुजरती है। विक्टोरिया झील आप लोग को पता होगा जो नील नदी है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो विक्टोरिया झील से ही नील नदी निकलती है और नील नदी विक्टोरिया झील से निकल के भूमध्य सागर में जाकर के
गिरती है। तो ये जो विक्टोरिया झील है वो भी क्या है, भूमध्य रेखा पर ही स्थित है। तो इतने सारे जो फैक्ट हो गए वो भूमध्य रेखा से संबंधित है। आप लोग को आई थिंक पूरा क्लियर हो रहा होगा। जो बीच वाली लाइन है पृथ्वी को जो दो समांतर भागों में विभाजित करती है, ये है नॉर्थ पोल, मतलब ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध, और ये है दक्षिणी गोलार्ध साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये है हमारी भूमध्य रेखा, ये मैंने उसके बारे में डिटेल बताया है। अब देखते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा हमारा फेवरेट है क्योंकि भारत से भी होकर भी गुजरती है। तो कर्क रेखा में क्या देखिए, ये जो भूमध्य रेखा आपको बताया उसको हम उत्तर की ओर जाएंगे, मतलब नॉर्थ की ओर जाएंगे। तो ये 0 डिग्री था, 1 डिग्री 23.5 मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या कहेंगे, कर्क रेखा कहेंगे, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन कहते हैं। ठीक है, अब देखो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तर की कोणीय दूरी पर, तो विषुवत रेखा से उत्तर की जो कोणीय दूरी, यहां से हम लोग एंगल निकालेंगे तो 23.5 डिग्री का जो एंगल होगा यहाँ भी और यहाँ भी, उस लाइन को हम आपस में मिला देंगे। तो ये जो हमारी लाइन बन जाएगी, ये हमारी कर्क रेखा हो जाएगी, जो भारत के भी लगभग मध्य से गुजरती है। तो उसकी खास बात देखिए, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश लिखना आप लोग नहीं भूलेंगे। उत्तर की जगह आपने दक्षिण कर दी तो जो कर्क रेखा है आपकी क्या बन जाएगी, मकर रेखा बन जाएगी। तो ऐसा गलती नहीं होना चाहिए। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहेंगे, कर्क रेखा कहेंगे। अब देखिए ये जो कर्क रेखा है वो एशिया, मतलब कि भारत भी एशिया में स्थित है, भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, एशिया, उसके अफ्रीका तथा मध्य अमेरिका, मतलब जो अमेरिका है, यूएसए, और उसके जस्ट नीचे से गुजरती है। मैक्सिको वहां हमारा देश पड़ता है, तो मैक्सिको से होकर के गुजरती है। मैंने क्या बताया, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और मध्य अमेरिका, मतलब मैक्सिको वहां पे एक बड़ा सिटी है, बड़ा कंट्री है, वहां से होकर के ये लाइन गुजरती है। आगे देखिए अरब सागर। अरब सागर भारत के पश्चिम में स्थित है, गुजरात वाले तट पे। तो गुजरात से होगी तो अरब सागर से भी गुजरेगी। किसी किसी बुक में आपको हिंद महासागर ही मिल जाएगा, तो वो भी गलत नहीं। अरब सागर जो है वो हिंद महासागर का ही एक भाग मान सकते हैं। तो अरब सागर या हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ताइवान जल संधि, लाल सागर, ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी से भी क्या है, ये होकर के गुजरती है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, कोई भी नाम इनमें से देख करके आपको पूछा जा सकता है इनमें से कहां से गुजरती है, कहां से नहीं गुजरती है। क्या बताया मैंने, अरब सागर, अटलांटिक और प्रशांत महासागर, ताइवान जल संधि चाइना के नीचे वाला, साउथ चाइना सी का वाला पोर्शन उसके नीचे वाला है, ताइवान जल संधि वहां पर मिलेगा आपको, लाल सागर, ठीक है, और मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य ही क्या है, स्वेज नहर बनी हुई है। भूमध्य सागर में मैंने बताया अभी क्या है, विक्टोरिया झील से नील नदी निकल के भूमध्य सागर में गिरती है। लाल सागर भी आपको कहाँ मिल जाएगा, जो एशिया और जो अफ्रीका महाद्वीप का जो बीच वाला जो पोर्शन, वहां आपको लाल सागर मैप में मिल जाएगा। तो लाल सागर से होकर भी गुजरती है। एक भारत की माही नदी है, राजस्थान गुजरात वाले बॉर्डर वाले पोर्शन पे। तो माही नदी जो है भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी जो है भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा पे स्थित हमारे भारत के राज्य भी मैं आपको बताऊंगा जब भारत का सामान्य परिचय पढ़ाऊंगा तो। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं नहीं बताता हूँ आपको। आगे देखते हैं, हम मकर रेखा की बात करते हैं। मकर रेखा, ये सभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सभी अक्षांश रेखाएं हैं, क्योंकि पृथ्वी को एक वृत्त के रूप में काटती हैं। ठीक है, भले वो उत्तरी अक्षांश हो चाहे दक्षिणी अक्षांश हो। अब देखिए मकर रेखा, मकर रेखा क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में, ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध। भूमध्य रेखा जो है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 अंश में, इसको देखो थर्ड पॉइंट देख रखा हूं, मतलब यहां से ले लो 23.5 अंश दक्षिणी कोणीय दूरी, कोणीय दूरी लिखा हूं मैं, दक्षिणी कोणीय दूरी। तो यहां से जब आप 23.5 अंश इधर मापेंगे और इधर मापेंगे, जो मापने का आपका इंस्ट्रूमेंट है चांदा, वहां से मिलाने के बाद दोनों को दो मिला देंगे तो वो जो रेखा प्राप्त होगी उसी को आप क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी कोणीय दूरी पर मकर रेखा स्थित होगी। अब मकर रेखा में खास बात ऐसा कुछ है नहीं, भारत से होकर के नहीं गुजरती, काफी नीचे से गुजरती है। इसमें देखो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर के गुजरती है। तो इसमें एक चीज आपने तीनों में कॉमन देखी, वो कॉमन चीज क्या थी, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप जो है वो आपको हर जगह मिला, यहाँ भी अफ्रीका मिला और यहाँ भी अफ्रीका मिला। मतलब कर्क रेखा और विषुवत रेखा और मकर रेखा जो तीनों रेखाएं हैं वो अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरते हैं, और ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं होकर के गुजरती, तीनों प्रमुख अक्षांश रेखाएं। तो ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं थी। एक क्वेश्चन में और पूछा जाता है, वो क्या है, अश्व अक्षांश। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा,
30 और 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य। खासकर उत्तरी अक्षांश ही इसको लिया जाता है, मतलब ये कर्क रेखा के ऊपर वाला पोर्शन है 30 से 35 डिग्री के मध्य होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अश्व अक्षांश कहते हैं। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी भी है, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। कहानी कुछ ऐसी है कि इस पोर्शन में, इस कटिबंध में, इस जोन में कुछ अशांत और अनिश्चित प्रकार की हवाएं चलती हैं। तो घोड़ों का जो है, अश्व जो होते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड, तो घोड़ों का आदान प्रदान ट्रेड होता था। उस समय क्या, इन हवाओं से जलयान को बहुत ही ज्यादा डिस्टरबेंस होता था और क्या था, उसका बैलेंस बिगड़ता था। तो उस समय जलयान जो होता था, जिसमें घोड़े लाद के उनका ट्रांसपोर्ट किया जाता था, तो उसको हल्का करने के लिए कुछ घोड़ों को समुद्र पे फेंक दिया जाता था। तो वो जो घोड़ों के कारण ही उसको नाम दे दिया गया है, इस जो जोन का नाम दे दिया गया है, वो जोन है हॉर्स लैटिट्यूड या अश्व अक्षांशी। कभी एग्जाम में पूछ लिया गया तो पहले आप उत्तर को ही मार्क करेंगे, ठीक है। दक्षिणी में ऐसा कोई खास देश नहीं थे जो घोड़ों का ट्रेड करें, लेकिन ऐसा दोनों जगह पर क्या है, इस प्रकार की हवाएं चलती है, कटिबंध है, हवाएं चलती हैं इस प्रकार 30 और 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य। एग्जाम में आएगा तो पहले उत्तर को ही आप लोग टिक करेंगे। तो ये था पूरा अक्षांश रेखाएं थी। वीडियो काफी लंबा हो चुका है, अक्षांश रेखा बताने में ही पूरा समय निकल गया है, काफी डिटेल में हम लोगों ने जाना है। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी मैं उसमें पूरा देशांतर रेखा बताऊंगा, किसी भी स्टेट का या किसी भी राष्ट्र का, देश का आप टाइम कैसे निकालेंगे, वो भी मैं क्या है आगे की वीडियो में बताऊंगा। तो होप सो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ये जितनी भी रेखाएं हैं ये सभी क्या है, अक्षांश रेखाएं। 90 ऊपर रेखाएं, 90 नीचे रेखाएं, तो 180 रेखाएं हो गई, और बीच वाले को भी आप ले सकते हैं तो 181 रेखाएं ये हो जाएंगी। तो होप सो आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे देशांतर रेखाओं का वीडियो आएगा और मैथ्स और संविधान की भी हमारी सीरीज चल रही है, उसको भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में देशांतर रेखाओं के साथ।